वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50वीं G7 समिट्स के बारे में। अब ये जो 50वीं G7 समिट है, ये G7 ग्रुप जो है वो है क्या, और ये जो समिट हुई है 13 से 15 जून के बीच में, यानी कि 13 से 15 जून 2024 में, तो इसमें क्या मुद्दे थे जिन पर बात हुई, उनके बारे में बात करेंगे। और ये कहाँ पर हुई है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, और किन किन ने पार्टिसिपेट्स किया है इसमें, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कौन अध्यक्ष है, कौन क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो इसमें मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन से थोड़ी बहुत चीज़ें और आपको एक्स्ट्रा बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, G7 समिट जो हुई है, जिसमें 7 मेंबर्स हैं, जो इनके ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ जो है, ठीक है। तो इसमें 7 देश हैं जो इनके मेंबर हैं, और 13 से 15 जून के बीच में ये हुई है। कहाँ पर हुई है इसके बारे में बात करते हैं। ये हुई है बोर्गो इग्नासिया में हुई है, ठीक है। बोर्गो इग्नासिया, ये है क्या बोर्गो इग्नासिया? ये जो है एक लग्जरी रिजॉर्ट है, ठीक है, सिटी ऑफ फसानो में, ठीक है। फसानो एक सिटी है, तो वहाँ पर इटली में जो एक फसानो नाम की सिटी है, वहाँ पर एक लग्जरी रिजॉर्ट है जिसका नाम है बोर्गो इग्नासिया। वहाँ पर ये समिट हुई है और 13 से 15 जून के बीच में ये हुई है। एंड फसानो क्या है? फसानो एक सिटी है, टाउन है, ठीक है। और ये जो G7 ये जो अभी समिट हुई है, इसका नाम है G7 इटालिया 2024, क्योंकि ये इटली में हो रही है, ठीक है। इटली में हो रही है, तो बोर्गो इग्नासिया इन द सिटी ऑफ फसानो इन द अपुला इटली, ठीक है। अपुला इटली, इटली में ये हो रही है। एंड पार्टिसिपेंट्स जो हैं इसके, वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और किन किन को इनवाइट किया गया है। तो देखिए, इसमें जो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस जो इसके मेंबर्स हैं, और एक इनवाइटिंग मेंबर्स हमेशा इसमें रहता है, वो है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर वैसे 7 मेंबर्स जो हैं वो इनके G7 ग्रुप के मेंबर्स हैं। अब मेंबर्स मतलब यहाँ पर मैं कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो G7 की कंट्रीज़ हैं वो इस प्रकार हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। तो ये जो 7 कंट्रीज़ हैं, साथ में जो यूरोपियन यूनियन है वो हमेशा इन्वाइट रहता है जब भी इनकी समिट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे ये जो 2024 में इनकी समिट हुई है, इसमें पार्टिसिपेंट्स तो ये हैं, ठीक, लेकिन कुछ मेंबर्स को, यानी कि कुछ अदर कंट्रीज़ को इन्होंने इनवाइट किया। और ऐसा होता भी है कि कई सारे ग्रुप्स जो हैं वो अदर कंट्रीज़ को भी इनवाइट करते हैं, तो इसी तरीके से इन्होंने भी कुछ कंट्रीज़ को इनवाइट किया है। अब ये कंट्रीज़ कौन सी हैं? जैसे अल्जीरिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, जॉर्डन हो गया, केन्या हो गया, ठीक है, मॉरिटानिया हो गया, या ट्यूनीशिया हो गया, टर्की हो गया, और यूएई है, यूक्रेन है, वेटिकन सिटी है, और इंडिया, ठीक है। इंडिया को भी इनवाइट किया है इन्होंने, मतलब मैंने आपको बता ही दिया, इंडिया को तो इनवाइट किया ही है। तो ये कुछ कंट्रीज़ को इनवाइट भी किया है, ठीक। अब ये इटली में हुई है, तो इटली के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। अब ये जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। तो ये जो मेलोनी है, वहाँ की प्रधानमंत्री हैं इटली की, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी, ओके। अब इन्होंने एक तरीके से चेयर्ड किया है ये 50th G7 समिट, यानी कि इनकी अध्यक्षता में ये हुआ है। और देखिए, G7 जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 7, ठीक है, जो कंट्री G7 कंट्रीज़ हैं, तो ये जो G7 ग्रुप है उसका कोई अध्यक्ष परमानेंट या वैसे नहीं होता। जो कंट्री इसको होस्ट करती है, ठीक है, उसी का जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है, वही इसका जो है वो अध्यक्ष होता है उस टाइम, ठीक है। तो जितने भी G7 मेंबर्स हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन जो है उसका एक मतलब वो एक तरीके से एज अ उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, इसके जो कोर 7 मेंबर्स मैंने आपको बता दिए, 7 मेंबर्स आप लोग याद रखिए: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली अभी होस्ट कर रहा है इसको, ठीक है, और जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, और ये जो
यूरोपियन यूनियन है ये एक इनवाइटिंग मेंबर है और एक तरीके से ये इंक्लूड रहता है हमेशा, ठीक है, इनको एक इनवाइट किया जाता है हमेशा। अब क्यों इनवाइट किया जाता है, वैसे तो 7 मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी देखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये 4 मेंबर्स हो गए, फिर जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये तो 3 हो गए। तो अब जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए टोटल कितने हो गए 7, और यूरोपियन यूनियन को लगा के 8 है। तो इसमें यूरोपियन यूनियन को हमेशा एक तरीके से इन्वाइट किया जाता है, ठीक। अब G7 मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, मगर ये किसी टाइम में ग्रुप ऑफ 6 और ग्रुप ऑफ 7 भी ग्रुप ऑफ 8 भी रह चुका है। अब ये क्यों रह चुका है, देखिए पहले क्या इसमें रशिया भी था, ठीक, लेकिन रशिया कुछ मतभेदों के चलते ऐसा हुआ कि रशिया अब इस ग्रुप में नहीं है। और जो यूरोपियन यूनियन है या यूरोपियन कमीशन जो है वो, ठीक है, उसका एक मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो G7 में है, यूरोपियन यूनियन हमेशा इनवाइट होता है, यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट किया जाता है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये 1981 से अतिथि के रूप में सभी चर्चाओं में भाग लेता है, ठीक है। तो G7 ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सब इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, सब औद्योगिक देश हैं ये, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो 25 मार्च 1973 में हुई थी, 1973 में हुई थी, 25 मार्च 1973। अब देखिए इस समय जो मोदी गवर्नमेंट आई है 3.0 इंडिया में, ठीक है, यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट आई है उसका काफ़ी एक प्रभाव देखने को मिलता है हमें ग्लोबल लेवल पे। जैसे देखिए जो जॉर्जिया मेलोनी हैं उन्होंने नमस्ते कहकर सबका स्वागत किया, तो ये इंडिया की जो एक नमस्ते कहने की पद्धति है उसको भी वहाँ पर देखा गया। एक इफ़ेक्ट के तौर पे हम मान सकते हैं कि इतना प्रभाव पड़ता है हमारे देश का, बाकी देशों में भी हम लोग अपने संस्कार कल्चर को देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग में जैसा मैंने आपको बताया कि रशिया भी था इसमें, तो इसको G8 कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो कोई हेडक्वार्टर परमानेंट नहीं है, और जो कंट्री इसको होस्ट करती है, बारी बारी से होस्ट करती है, वो कंट्री जो है वो इसको जो भी होस्ट करती है वो इसका अध्यक्ष या जो भी हेडक्वार्टर से वहाँ पर उसको मान लेते हैं कि भाई वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है अभी के लिए, ठीक है। अब इस ग्रुप की जो स्थापना हुई थी ना मेनली वो हुई थी जैसे तेल संकट जो था उससे निपटने के लिए की गई थी, यानी कि जो तेल से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी उससे निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। थोड़ा सा अगर इसके बारे में ये जानें कि जो जी ग्रुप कंट्री है, जो ये G7 कंट्रीज़ हैं, तो इसमें ग्लोबली जो GDP है उसका 45% रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं ये कंट्रीज़ मिलाकर, ठीक है। तो 45% जो है वो GDP ग्लोबली ये रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। अच्छा, किन इश्यूज़ पर चर्चा हुई है, अभी जो इश्यूज़ रहे हैं जिन पर चर्चा हुई है वो हैं जैसे क्लाइमेट चेंज पर चर्चा हुई, ठीक है। 13 से 15 जून के बीच में जो समिट है ये G7 की, इसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी चीज़ों पे बात हुई, मुद्दों पर बात हुई। इजराइल, गाजा, यूक्रेन, रशिया, ये जो कन्फ्लिक्ट चल रही है इनके ऊपर बात हुई। माइग्रेशन जो हो रहा है, पलायन हो रहा है एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इनके बारे में शायद चर्चा हुई है। फिर एनर्जी यानी कि ऊर्जा से जुड़ी हुई बातें हुई हैं इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात की गई है। अब यहाँ पर देखना ये है, देखिए जो G7 कंट्रीज़ है ना, G7 कंट्री कोई औपचारिक संगठन नहीं है G7, ठीक है, कोई फॉर्मल संगठन नहीं है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसमें जैसे सपोज़ की जो कोई सहमति बनी किसी मुद्दे पे, कोई इश्यूज़ आए, कोई भी इशू है या कोई एग्रीमेंट है तो जो भी एग्रीमेंट अगर हो रहा है इसमें या जो भी मुद्दों पर सहमति बनी है, तो कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, उन मुद्दों को माने या ना माने, ठीक है, वो उस पर थोप नहीं सकते, मुद्दे जो हैं वो उन पर थोप नहीं सकते कि भाई तुम्हें ये मानना ही मानना है, क्योंकि ये एक औपचारिक संगठन नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ें जो हैं G7 के बारे में हमने अभी देखी हैं। तो आई होप आपको काफ़ी नॉलेज तो मिल गई होगी G7 के बारे में, और इस बार के जो मुद्दे रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। खासकर क्या है, पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में भी कि इस बार जो है मुद्दे कौन कौन से रहे हैं। तो देखिए क्लाइमेट चेंज हो गया, इजराइल एंड गाजा हो गया, माइग्रेशन, यूक्रेन एंड रशिया, एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मेन मुद्दे रहे हैं, इन पर बातचीत हुई है, ठीक है। और कई सारे जो है सेशंस वगैरह होते रहे हैं इन पर, ठीक। इश्यूज़ जो ये है इनसे रिलेटेड बातचीत हुई है। अच्छा, ये चीज़ है कि जैसे सपोज़ कीजिए आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो इन मुद्दों को आप लिख सकते हैं जब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखिए, इसको आप पढ़ के जाइए, समझ के जाइए। तो G7 जो समिट हुई है काफ़ी महत्वपूर्ण है ये।
अब एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि मोदी जी वहाँ पर गए हैं, जबकि हम लोग G7 का हिस्सा नहीं है, मतलब G7 कंट्रीज़ जो हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, तो G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी वहाँ पर इसलिए गए क्योंकि इनवाइट किया गया है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके चाहे कितने भी परमानेंट मेंबर्स हों, नॉन परमानेंट मेंबर्स हों, या हो सकता है कि कोई और कंट्रीज़ हों जो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी उनको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, उनके विचार सुने जाते हैं और अपने विचार भी बताए जाते हैं, तो इस वजह से उनको बुलाया गया। तो आई होप स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है, इसको ज़रा समझिएगा आप। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में आप मुझसे पूछिए, ठीक है। एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।